गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। जैसा कि कल आप लोगों ने पिछले लेक्चर में रिवीजन के तौर पे पृष्ठ रसायन के अंतर्गत उत्प्रेरण अध्याय पढ़ा। उत्प्रेरण किसे कहते हैं, प्रवस्था के आधार पर उत्प्रेरण कितने प्रकार का होता है, समांगी उत्प्रेरण और विषमांगी उत्प्रेरण किसे कहते हैं, इनके क्या क्या मुख्य उदाहरण हैं, ये पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा। इसी क्रम में आज के लेक्चर में आप लोग उत्प्रेरण टॉपिक के अंतर्गत ही प्रकृति के आधार पर उत्प्रेरक और उत्प्रेरण के प्रकार पढ़ेंगे। तो आइए, प्रकृति के आधार पर उत्प्रेरक और उत्प्रेरण निम्नलिखित 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, धनात्मक उत्प्रेरण, पॉजिटिव कैटालिसिस। वह उत्प्रेरक जो रासायनिक अपक्रिया की दर में वृद्धि कर देता है, धनात्मक उत्प्रेरक कहलाता है तथा इस घटना को धनात्मक उत्प्रेरण कहते हैं। धनात्मक अर्थ यहाँ पर वृद्धि से है, जैसा कि पीछे आपने पढ़ा था उत्प्रेरक किसे कहते हैं। तो परिवर्तन में वृद्धि और कमी 2 बातें आपने जाना था। तो यहाँ पर जो उत्प्रेरक वृद्धि कर देते हैं वो धनात्मक प्रकृति के होते हैं। उदाहरण के तौर पे यहाँ पर नंबर 1 दिया गया है, अमोनिया का हैबर विधि से निर्माण है। इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का 1:3 आयतन के अनुसार लिया गया। ये क्रिया उत्प्रेरक के अनुपस्थित में कराई जाती है, तो बहुत मंद दर से अमोनिया का निर्माण होता है। किंतु यदि यही क्रिया आयरन चूर्ण की उपस्थित में कराई जाती है तो अपक्रिया तीव्र दर से संपन्न होती है। अतः इस अपक्रिया में आयरन चूर्ण यानी Fe धनात्मक उत्प्रेरक का कार्य करता है। यहाँ पर मॉलिब्डेनम उत्प्रेरक वर्धक के रूप में प्रयोग किया गया है। ये था धनात्मक उत्प्रेरण का उदाहरण। इसी क्रम में एक दूसरा उदाहरण भी दिया गया है, वेजिटेबल ऑयल का हाइड्रोजनीकरण किया गया है निकिल चूर्ण की उपस्थिति में। वेजिटेबल घी यानी वनस्पति घी बनता है। तो यहाँ पर वेजिटेबल ऑयल को यानी वनस्पति तेल अर्थात खाद्य तेल, इसके अंतर्गत नारियल का तेल, अलसी का तेल, तिल्ली का तेल, जैतून का तेल और भी तमाम सारे खाद्य तेल होते हैं, जिनमें हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित करके उसे सॉलिडिफाई यानी कठोर किया जाता है, यानी तेल को ठोस वसा में बदला जाता है। तो इस क्रिया में निकिल चूर्ण की उपस्थिति में ये हाइड्रोजनीकरण की क्रिया यानी तेल के कठोरीकरण की क्रिया बड़ी तीव्र दर से संपन्न होती है। अतः यहाँ पर निकिल चूर्ण धनात्मक उत्प्रेरक की भांति व्यवहार करता है। तो ये उपर्युक्त दोनों अपक्रियाओं में आयरन चूर्ण और निकिल चूर्ण उत्प्रेरण यानी अपक्रिया की दर में वृद्धि करते हैं। अतः ये दोनों उत्प्रेरक यहाँ पर धनात्मक उत्प्रेरक की भांति कार्य कर रहे हैं। इसी क्रम में उत्प्रेरण का दूसरा प्रकार दिया गया है, ऋणात्मक उत्प्रेरण अर्थात नेगेटिव कैटालिसिस। वह उत्प्रेरक जो रासायनिक अपक्रिया की दर
को घटा देता है या कम कर देता है ऋणात्मक उत्प्रेरक तथा इस घटना को ऋणात्मक उत्प्रेरण कहते हैं। उदाहरण के तौर पे यहाँ पर क्लोरोफॉर्म का वायु से क्रिया कराई गई है। क्लोरोफॉर्म एक कार्बनिक वाष्पशील यौगिक है जो वायु की उपस्थिति में कार्बोनिल क्लोराइड अर्थात फॉस्जीन गैस में परिवर्तित होता है। फॉस्जीन गैस ये विषैली प्रकृति की होती है, जनमानस जनजीवन के लिए बहुत अधिक हानिकारक होती है। अतः क्लोरोफॉर्म के ऑक्सीकरण यानी वायु से क्रिया की दर को मंद करने के लिए, कम करने के लिए एथिल अल्कोहल के साथ क्लोरोफॉर्म के साथ एथिल अल्कोहल मिलाकर हम इसे सुरक्षित रखते हैं। इसका कारण यहाँ पर एथिल अल्कोहल क्लोरोफॉर्म की ऑक्सीकरण की दर को कम करता है अर्थात ऋणात्मक उत्प्रेरक की भांति कार्य करता है। इसी क्रम में इसका एक दूसरा उदाहरण भी दिया गया है। हाइड्रोजन परऑक्साइड का अपघटन जल और ऑक्सीजन में होता है। सामान्य परिस्थितियों में यह अपक्रिया मंद दर से होती है, तीव्र दर से होती है, किंतु ग्लिसरीन यानी ग्लिसरॉल की उपस्थिति में यह क्रिया बहुत मंद दर से संपन्न होती है। अतः हाइड्रोजन परऑक्साइड का अपघटन ग्लिसरीन की उपस्थिति में बहुत मंद हो जाता है। तो इन दोनों अपक्रियाओं में एथिल अल्कोहल और ग्लिसरीन ऋणात्मक उत्प्रेरक का कार्य कर रहे हैं। तो इस तरह से आपने ये धनात्मक उत्प्रेरण और ऋणात्मक उत्प्रेरण पढ़ा। इसी क्रम में एक अगला प्रकार है स्व उत्प्रेरण, ऑटो कैटालिसिस। जब किसी रासायनिक अपक्रिया में कोई उत्पाद अपक्रिया के लिए उत्प्रेरक का कार्य करता है तो वह उत्पाद स्वयं उत्प्रेरक, स्व उत्प्रेरक कहलाता है तथा इस घटना को स्व उत्प्रेरण कहते हैं। उदाहरण के तौर पे पोटेशियम परमैंगनेट प्लस ऑक्सैलिक एसिड प्लस H2SO4 की क्रिया प्रारंभ में बहुत मंद दर से होती है, किंतु क्रिया के फलस्वरूप जैसे ही मैग्नस सल्फेट यानी MnSO4 बनता है, क्रिया की दर तीव्र हो जाती है। अतः यहाँ पर उत्पाद के रूप में बना मैग्नस सल्फेट यानी मैग्नस आयन स्व उत्प्रेरक की भांति व्यवहार करता है। इसी क्रम में एक दूसरा उदाहरण दिया गया है। एथिल एसीटेट का जल अपघटन होने के फलस्वरूप एसिटिक अम्ल और एथिल अल्कोहल बनता है। प्रारंभ में यह क्रिया बहुत मंद दर से होती है, किंतु क्रियाफल के रूप में यानी उत्पाद के रूप में जैसे ही एसिटिक अम्ल बनता है, अपक्रिया की दर में वृद्धि हो जाती है। अतः यहाँ पर एसिटिक अम्ल यानी हाइड्रोजन आयन स्व उत्प्रेरक की भांति व्यवहार करता है। तो ये था स्व उत्प्रेरण किसे कहते हैं और उसकी क्या क्या उदाहरण है। इसी क्रम में एक चौथा प्रकार दिया गया है प्रेरित उत्प्रेरण, इंड्यूस्ड कैटालिसिस। तो आइए, जब एक रासायनिक अपक्रिया किसी दूसरी रासायनिक अपक्रिया का वेग बढ़ाती है तो इस घटना को प्रेरित उत्प्रेरण कहते हैं। इसमें उदाहरण के तौर पे नीचे अपक्रियाएं दी गई हैं। यहाँ पर ध्यान देना है, जब सोडियम सल्फाइड का ऑक्सीकरण करते हैं तो ये सरलता से ऑक्सीकृत हो जाता है, और इसी तरह जब सोडियम आर्सेनाइड का ऑक्सीकरण करते हैं तो मुश्किल से ऑक्सीकृत होता है, किंतु सोडियम आर्सेनाइड
को जब हम सोडियम सल्फाइड की उपस्थिति में वायु के साथ ऑक्सीकृत करते हैं तो सोडियम ऑर्सेनाइड शीघ्रता से सोडियम ऑर्सेनाइड में ऑक्सीकृत हो जाता है। तो यहाँ पर सोडियम सल्फाइड की ऑक्सीकरण की क्रिया सोडियम आर्सेनाइड के ऑक्सीकरण के लिए प्रेरित उत्प्रेरक की भांति कार्य करती है। तो ये थे प्रकृति के आधार पर उत्प्रेरण के प्रकार। अब आगे देखिए उत्प्रेरकों के सामान्य लक्षण क्या हैं, उत्प्रेरक की क्या विशेषताएं होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटालिस्ट। तो आइए, नंबर 1, उत्प्रेरक की मात्रा तथा उसका रासायनिक संगठन अपक्रिया के अंत में अपरिवर्तित रहता है। जैसा कि उत्प्रेरक के बारे में पहले शुरू में भी आपने पढ़ा था, ये अपक्रिया के अपनी उपस्थित मात्र से उसके दर में परिवर्तन करता है, ना तो स्वयं रासायनिक रूप से परिवर्तित होता है, ना उसके गुणों में कोई मौलिक परिवर्तन होता है। इसी क्रम में नंबर 2 है, साधारणतया उत्प्रेरक की अल्प मात्रा अपक्रिया को उत्प्रेरित करने के लिए पर्याप्त होती है, अर्थात उत्प्रेरक की क्षमता मात्रा पर निर्भर नहीं करती। यहाँ पर इसका तात्पर्य है कि उत्प्रेरक की थोड़ी मात्रा हो या अधिक मात्रा हो, उसकी क्षमता मात्रा से प्रभावित नहीं होती। इसी क्रम में 3 लक्षण है, उत्प्रेरक किसी रासायनिक अपक्रिया को प्रारंभ नहीं करता, वह केवल अपक्रिया के वेग को परिवर्तित करता है। यानी हमेशा ध्यान रखिए, उत्प्रेरक केवल गतिशील अपक्रिया की दर को परिवर्तित करता है, वो कभी अपक्रिया को प्रारंभ नहीं करता। इसी क्रम में उत्प्रेरक उत्क्रमणीय अपक्रियाओं की साम्य अवस्था को प्रभावित नहीं करता, केवल साम्य अवस्था को शीघ्र स्थापित करता है। इस लक्षण का यहाँ पर तात्पर्य है कि वे अपक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में गतिशील होती हैं उन्हें उत्क्रमणीय अपक्रियाएं कहते हैं। उत्क्रमणीय अपक्रिया जब किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में संपन्न होती है तो चूंकि उत्प्रेरक दोनों दिशाओं में अर्थात अग्र दिशा और पश्चिम दिशा में अपक्रिया की दर को समान रूप से प्रेरित करता है, इससे दोनों अग्र और पश्च अपक्रियाओं के वेग स्थिरांकों का जो अनुपात होता है, अर्थात जिसे हम साम्य स्थिरांक कहते हैं, वो सदैव स्थिर रहता है, यानी परिवर्तित नहीं होता। उत्प्रेरक की उपस्थिति में केवल साम्य अवस्था शीघ्र स्थापित हो जाती है। साम्य अवस्था का अर्थ यहाँ पर है जब अग्र और पश्च अपक्रियाओं की दरें समान हो जाती हैं, यानी उनकी सांद्रताओं में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो उत्क्रमणीय अपक्रिया की इस अवस्था को साम्य अवस्था कहते हैं। तो ये थे उत्प्रेरक के सामान्य लक्षण और उत्प्रेरण प्रकृति के आधार पर कितने प्रकार का होता है। तो आज के लेक्चर में आप लोग यहीं तक पढ़ेंगे। इसमें जो भी प्रॉब्लम्स हों या कहीं कोई आपको कंफ्यूजन लगता है तो आप सीधे हमसे संपर्क कर सकते हैं।